हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का तथा भावी प्राध्यापकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सेट नेट करने वाले तथा एमपीएससी की तैयारी करने वाले, मुझे अपेक्षा है कि आप ठीक से तैयारी करते होंगे। देखिएगा, ये शुभ अवसर आपको बाद में कभी नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, जैसे मैं बार बार यही कहता हूं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका अर्थ है कि आपको एमपीएससी करने वाले प्राध्यापक जो बनने के सपने देख रहे हैं, ये सपने आपको बाद में कभी नहीं मिलेंगे। सीधी सी बात है। आपको भारत देश तथा महाराष्ट्र के सभी कॉलेजों के बारे में, विश्वविद्यालय के बारे में सब कुछ पता है। नहीं, ऐसी बात नहीं, आप अनदेखा उसे नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बार बार आपको सचेत कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि पढ़ाई में अधिक रुचि लीजिए। आप कितने आवेदन पत्र आ रहे हैं, विज्ञापन आया हुआ है, पाठ्यक्रम आया हुआ है, फिर एग्जाम की डेट कब आएगी, इसके बारे में सोचो ही मत। आपको एकाग्रता से पढ़ाई में अधिक ध्यान देना है। मुख्य कारण यह है कि ये आपको समय जो अभी मिल रहा है ना, आपके लिए बहुत मायने रखता है। फिर डेट आएगी एग्जाम की, मान लीजिए 20 दिन दिए, 25 दिन दिए, एक महीना दे दिया, फिर अरे यार समय तो बहुत कम है, क्या करे, ये पढ़े वो पढ़े ना, आप बहुत कंफ्यूजन में रहोगे। और आपके सिर पर जो है वो समय जैसे जैसे कम होता जाएगा, दिन कस जैसे जैसे कम होते जाएंगे, फिर आप सोचने लगोगे यार क्या किया जाए, कैसे पढ़ा जाए ना। इसके लिए आप सोचिए मत, निश्चिंत होकर जो है हर दिन कम 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 पढ़िएगा, लेकिन अंदर जो है गैप मत जो है मत छोड़िएगा। याद रखिएगा, हर दिन कुछ न कुछ करोगे तो आपको कुछ न कुछ उसमें से ज्ञान मिलेगा। इसीलिए आप आपको हमारे इस क्लास में, यानी कि हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल पर हिंदी कोर्स उपलब्ध है, जो आपको सिर्फ 4,000 में नौकरी देगा एमपीएससी छात्रों के लिए। और सेट नेट करने वालों के लिए भी आगे चलकर एमपीएससी की गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, जो 60 और 40 के तौर पर उन्होंने जो जीआर था वो रद्द करके 60 और 40 कर दिया है। 75 और 25 जो था नियमावली के आधार पर, वो अभी नहीं रहा है। इसीलिए जिसके पास क्वालिटी होगी, जो ठीक से छात्रों को पढ़ाएगा, ज्ञान देने का कार्य करेगा, जिसके पास अच्छा ज्ञान होगा, इंटरव्यू अच्छी चली जाएगी, इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपकी नौकरी पक्की है। इसीलिए 2000 में और 4000 में नौकरी पाना, ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। घर बैठे आराम से मोबाइल से सुनते हुए आप इस क्लास को आप ज्वाइन कर रहे हैं और आराम से उसे सुन रहे हैं। आपको एक जगह चाहिए, उसके बारे में सोचिए। मैं इतना ही कहूंगा, आप समझदार हैं, मुझे पता है आप इसके बारे में जरूर सोचोगे। हिंदी साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल को आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सेट नेट एमपीएससी के बारे में आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। 15 जून 2025 में जो ए सेट था, उस प्रश्न पत्रिका को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये हमारा इस प्रश्न पत्रिका का आखिरी वीडियो होगा, है ना। उसके बाद 2024 में जो प्रश्न पत्रिका पेपर हुआ है सेट का, उसकी भी मैं 10 वीडियो बना रहा हूं। आपको सब वीडियो दिए जाएंगे, निश्चिंत रहिए। ऐसा हो सकता है कि इसमें से कई प्रश्न आपको एमपीएससी के लिए भी आ सकते हैं, सेट नेट के लिए भी आ सकते हैं, संभवता अधिक है। याद रखना, 90 से लेकर 100 तक 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे। याद रखिएगा, 291 स्थापना को लेकर प्रश्न है। 10 प्रश्न होंगे स्थापना को लेकर। आप देखिएगा, ये जो है आपके सामने है। वाक अवयवों, उच्चारित भाषा, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। विश्व की प्रत्येक भाषा यादृच्छिक रूप मनमाना होता है। याद रखिएगा, ये व्याकरण को लेकर, उच्चारण को लेकर, वर्णमाला को लेकर ये प्रश्न है। हाँ, मैं और एक बात बताऊं,
व्याकरण को लेकर मैं सप्ताह में 8 दिन जो प्रमुख व्याकरण के वीडियो है, मैं वो भी आपके सामने रखूँगा। याद रखिएगा, क्योंकि सीनियर में हम जब पढ़ते हैं, बीए, एमए में जब पढ़ते हैं, व्याकरण बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन आपको व्याकरण ठीक से पढ़ना है तो मेरे साथ ज़रूर जुड़िए। इनमें से कौन-सा विकल्प सही है? ऑप्शन क्रमांक 1 स्थापना और तर्क दोनों सही है। यह प्रश्न भाषा विज्ञान से संबंधित मौलिक सिद्धांतों से एक यादृच्छिक सिद्धांत को स्थापित करता है। स्थापना वाक् अवयवों से उच्चारित भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। सही है। स्पष्टीकरण भाषा के संदर्भ में यादृच्छिक का अर्थ है अने अनैच्छिक या रूढ़। इसका मतलब होता है किसी शब्द जैसे पानी या जल और उससे जुड़े अर्थ एक तरल पदार्थ के बीच कोई स्वाभाविक या तर्कसंगत संबंध नहीं होता है। समझ में आ गया आपको? आप देखिएगा, जल या पानी के दोनों के बीच में कोई एक तरल यानी कि ठीक से कोई स्वाभाविक या तर्कसंगत कोई संबंध नहीं होगा। दोनों का अर्थ क्या होगा? एक ही होगा। यह संबंध समाज या भाषा समुदाय द्वारा मान लिया जाता है। भाषा में प्रयुक्त ध्वनियां वाक् अवयवों से उच्चारित अपने अर्थ को यादृच्छिक रूप से व्यक्त करती है, बोलने की शैली की दृष्टि से। तर्क विश्व की प्रत्येक भाषा यादृच्छिक रूप मनमाना होता है, यह भी सही है। स्पष्टीकरण यह कथन सही है और स्थापना को स्पष्ट करता है कि यादृच्छिक को ही मनमाना कहा जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि यदि किसी शब्द और उसके अर्थ के बीच कोई आंतरिक संबंध होता है तो दुनिया की सभी भाषाओं में उस वस्तु को एक ही नाम से पुकारा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हिंदी में घोड़ा, अंग्रेजी में हॉर्स और जर्मन में है ना, तीनों शब्दों की ध्वनियों का घोड़े के रूप या कार्य में कोई प्राकृतिक संबंध नहीं है। यह मनमाना यादृच्छिक है। स्थापना प्रत्येक स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को एक मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया। ये भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। भेदभाव के दृश्यों को हटाना असंभव है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? स्थापना और तर्क दोनों सही है। स्थापना सही है, तर्क गलत है। ऑप्शन क्रमांक बी सही है। स्थापना सही है लेकिन तर्क जो है क्या है, ये गलत है। कैसे? स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा और मैं उसे कम जूम करता हूं। स्थापना प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदू और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप से दिखाया है। भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। ये सही है। कैसे? भक्ति काल में संतों, विशेषकर निर्गुण संत कवि जैसे कबीर और सूफी कवि ने प्रेम, इश्क, हकीकी और मानवता को ही ईश्वर प्राप्ति का मूल मार्ग बताया। उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों, जातिवाद, सांप्रदायिक संकीर्णता का तीव्र विरोध किया। आपको तो पता है भक्ति काल के अंतर्गत दो धाराएं सामने आती है, निर्गुण और सगुण। कबीर ने निर्गुण भक्ति का प्रयोग किया। भगवान माना जाए लेकिन किससे? एक निर्गुण जो कभी दिखाई नहीं देता। भगवान वही है, गुरु वही है जो आपकी मदद करता हो। संत कबीर कहते हैं। जाति पाति का उन्होंने डटकर खंडन किया है। मूलतः संत कबीर जो है एक कवि तो है ही, लेकिन दूसरे समाज सुधारक भी है। कबीर हिंदू तुरक दोनों को एक ही तरह पर चलकर राम और खुदा को एक ही तत्वों में देखने की प्रेरणा दी। सूफी कवियों ने प्रेम लोक लौकिक के माध्यम से अलौकिक प्रेम की वैजना कर दोनों समुदायों को भावात्मक धरातल पर जोड़ा। इस प्रयास में तत्कालीन स्वरूप में सामाजिक सद्भाव और समरसता उत्पन्न की और भेदभाव की भावनाओं को गौण माना। तर्क भेदभाव के दृश्यों को हटाना असंभव है, ये गलत है। कैसे? यह कथन
अत्यंतवादी और नकारात्मक है। अस्वीकार्य है कि समाज के भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करना कठिन है, लेकिन इसे असंभव कहना गलत है। इतिहास साक्षी है कि भक्त कवियों, समाज सुधारकों और आंदोलन आंदोलन के माध्यम से भेदभाव के दृश्यों को हटाना, कम करना या पीछे करना संभव हुआ है। भक्ति काव्य का प्रयोग यही भक- भक्ति काव्य का प्रयोजन ही यही था, इस असंभवता को संभव कर सके। भक्त कवियों का प्रयास स्थापना सफल रहा, इसलिए तर्क जो उस प्रयास को असंभव बताता है वह गलत है। स्थापना उत्तर आधुनिकता स्थितियों को बहुवचनवाद है। तर्क उत्तर आधुनिकता की व्याप्ति और जीवन के सभी क्षेत्रों में है। इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही है? ऑप्शन क्रमांक सी सही है। स्थापना और तर्क दोनों सही है। कैसे? स्थापना उत्तर आधुनिकता आधुनिकता स्थितियों का बहुवचनवाद है। सही। स्पष्टीकरण उत्तर आधुनिकता की केंद्रीय विशेषता महान प्रवृत्तियों, वृत्तियों और सार्वभौमिक सत्य को नकारता है। यही मानना है कि कोई एक सत्य, एक शैली या एक आदर्श स्थापना नहीं हो सकती। यह बहुवचनवाद में विश्वास करती है, जिसका अर्थ है कि एक ही समय में कई सत्य, कई विचारधाराएं, कई दृष्टियां, स्थितियों का बहुवचनवाद या सह अस्तित्ववाद में रह सकते हैं। यह भिन्नता और वैविध्य को स्वीकार करती है। तर्क उत्तर आधुनिकता की व्याप्ति जीवन के सभी क्षेत्रों में है। सही है। स्पष्टीकरण उत्तर आधुनिकता केवल कला या साहित्य तक सीमित नहीं है। यह एक व्यापक सांस्कृतिक दार्शनिक आंदोलन है, जिसने जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे कला, साहित्य, वास्तुकला, विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र और सामाजिक जीवन की प्रणालियों को प्रभावित किया है। इसकी व्याप्ति सर्वत्र है, क्योंकि यह सोचने के तरीके, ज्ञान के स्रोत और सत्ता की संरचना को चुनौती देती है। स्थापना सही है, क्योंकि उत्तर आधुनिकतावाद बहुवचनवाद पर टिका है और तर्क सही है, क्योंकि यह बहुवचनवाद जीवन के सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है। तर्क स्थापना को समर्थित करता है। याद रखिएगा, इतना स्पष्ट विश्लेषण आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। मैं मेरे क्लास में भी इसी स्पष्टीकरण को सबके सामने रखता हूं। हर प्रश्न का, मान लीजिए हमने एक नाटक पढ़ा आंध्र नगरी या आंधा युग, इसको लेकर मैंने 15 या 20 प्रश्न दिए हैं। उन प्रश्नों का स्पष्टीकरण भी इसी तरह से होगा। प्रश्न की क्वालिटी भी ऐसी ही होगी। हाँ, कुछ कम ज्यादा हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन प्रश्न पत्रिका की दृष्टि से हमने मूलतः कई प्रश्न पढ़े हैं अब तक। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस कोर्स के अंतर्गत, हिंदी मार्गदर्शन कोर्स के अंतर्गत जो है, आपको सभी इकाइयों के नोट्स दिए जाएंगे। मान लीजिए आप सेटनेट कर रहे हैं, सेटनेट के नोट्स जो है 10 इकाइयां हैं, 10 इकाइयों के नोट्स। एमपीएससी कर रहे हैं तो आपको 11 इकाइयों के नोट्स, 10 टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे। कितने? 10 टेस्ट सीरीज में 1000 प्रश्न होंगे, जो आप ऑनलाइन तरीके से आप छोड़ सकते हैं। और एमपीएससी कर रहे हैं तो 1100 प्रश्न होंगे। सीधी सी बात है, जितनी इकाइयां हैं उतनी आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, याद रखिएगा। और मान लीजिए आप थोड़ा कई समय के बाद मेरे से जुड़े हैं, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिए जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर यानी कि उसकी लिंक दी जाएगी, याद रखिएगा। और हर दिन आपका लाइव लेक्चर लिया जाएगा। साथ में इतवार के दिन आपने जो सप्ताह में जो पढ़ा है उसके ऊपर चर्चा की जाएगी, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप तुरंत कॉल कीजिएगा, सोचिए मत। चलो देखते हैं आगे। स्थापना कॉडवेल के अनुसार कला के वास्तविक आस्वादन के लिए
व्यक्ति कलात्मक दृष्टि से सुसंस्कृत होना आवश्यक है। कला मनुष्य का मानसिक उन्नयन करती है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन क्रमांक एक सही है, स्थापना और तर्क दोनों सही है। कैसे? इसका विश्लेषण, स्पष्टीकरण। स्थापना, क्वाडवेल के अनुसार कला के वास्तविक आस्वादन के लिए व्यक्ति का कलात्मक दृष्टि से सुसंस्कृत होना आवश्यक है। सुसंस्कृत, सुसंस्कृत का अर्थ होता है है ना, यानी कि सभी गुणों से संपन्न, मैं आम भाषा में कहूं। स्पष्टीकरण, क्रिस्टोफल कॉडवेल मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्री हैं। उन्होंने कला को एक समाज और वर्ग संघर्ष से जोड़कर देखा, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि कला के सही मूल्यांकन के लिए दर्शक, पाठक को एक भावुक होना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसमें कलात्मक संस्कृति और दृष्टि होनी चाहिए। यानी उसे कला के रूपों, इतिहास और उसके सामाजिक अर्थ को समझने के लिए तैयार होना चाहिए। तर्क, कला मनुष्य का मानसिक उन्नयन करती है। उन्नयन, स्पष्टीकरण, कला का मुख्य कार्य केवल मनोरंजन नहीं का करना है, उन्नयन की उन्नति करना, बल्कि दर्शक या पाठक के मानसिक, भावात्मक और बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाना उन्नयन है। कला मनुष्य को समाज, जीवन, स्वयं के बारे में गहरे समझ प्रदान करती है, जिससे उसकी चेतना का विकास होता है और कॉडवेल सहित लगभग सभी प्रमुख सौंदर्य शास्त्रियों द्वारा स्वीकार किया गया है। कला मनुष्य का उन्नयन है, तर्क है, और इसी उन्नयन से प्राप्त कलात्मक दृष्टि के बिना उसके वास्तविक स्वरूप का आस्वादन, स्थापना संभव नहीं। इसीलिए दोनों कथन सही है और एक दूसरे के संबंधित है। कला कला के लिए, कला जीवन के लिए। स्थापना 95, खुसरो का ध्यान शास्त्र की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य मनोरंजन था, जिससे वे बोलचाल के शब्दों पर अधिक ध्यान देते थे। और इनमें से कौन सा विकल्प सही है? सीधी सी बात है, स्थापना गलत है, तर्क सही है, क्योंकि खुसरो ने आम बोलचाल की भाषा को अपनाया, इसलिए उन्होंने जो है कुसरियां लिखी ना, उन्होंने जो है पहेलियां लिखी, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, जो जनता के दिलो दिलों में वह जाकर बसे हैं। स्पष्टीकरण, स्थापना, खुसरो का ध्यान शास्त्रीय भाषा की ओर था, यह गलत है। स्पष्टीकरण, अमीर खुसरो 1253-1325 फारसी और हिंदवी दोनों के कवि थे। उनका ध्यान मुख्य रूप से लोक भाषा, बोलचाल की भाषा था। हिंदवी को साहित्य में स्थान दिलाने का केंद्रीय प्रमुख पर उन्होंने कार्य किया। उन्होंने पहेलियां, मुखरियां और दो सुखुरे जैसी रचनाएं की, जिसमें फारसी जन सामान्य की भाषा का मिश्रण था। शास्त्र की भाषा संस्कृत क्लिष्ट और फारसी की ओर उनका ध्यान कम था। तर्क, खुसरो का लक्ष्य मनोरंजन था, जिससे वे बोलचाल के शब्दों का अधिक ध्यान देते थे, यह सही है। कैसे? स्पष्टीकरण, खुसरो ने अपनी अधिकांश हिंदवी रचनाएं, पहेलियां, मुखरियां जनसाधारण के मनोरंजन और बुद्धि चातुर्य के लिए लिखी। यह मनोरंजन तभी संभव है था जब वह भाषा आम आदमी की समझ में आए। इसलिए उन्होंने बोलचाल के शब्दों में, जैसे खड़ी बोली, आरंभिक रूप पर अधिक बल दिया, जिससे उनकी कविताएं लोकप्रिय हुई। याद रखिए, खुसरो की पहेलियां और मुखरियां मैंने मेरे YouTube चैनल पर कई रखी है, आप जाकर वहां पर भी देख सकते हैं। खुसरो का ध्यान लोक भाषा, मनोरंजन के लिए पर था, पर न कि शास्त्र की भाषा पर, इसलिए स्थापना गलत है। स्थापना समकालीन भारतीय राजनीति की विडंबनाओं और विकृतियों का आकलन, आजादी के बाद के उपन्यासों का प्रमुख विषय रहा है। तर्क, जातिगत एवं प्रादेशिक चेतना के बढ़ने से उपन्यासों में इस तरह की प्रवृत्तियां विकसित हुई। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन क्रमांक एक, स्थापना एवं तर्क दोनों सही है। कैसे? स्थापना समकालीन भारतीय राजनीतिक की विडंबनाओं और विकृतियों का अंकन आजादी के बाद के उपन्यासों का प्रमुख विषय रहा। सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, विशेषकर 1970 के बाद, हिंदी उपन्यासों ने राजनीतिक मोहभंग को प्रमुखता से दर्शाया। भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग, नेताओं का पतन, लोकतंत्र के खोखलेपन जैसे विडंबनाएं उपन्यासकारों ने, जैसे श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी,
या महिला आंचल के राजनीतिक चेतना के प्रमुख विषय रहे हैं। तर्क, जातिगत एवं प्रादेशिक चेतना के बढ़ने से उपन्यासों में इस तरह की प्रवृत्तियां विकसित हुई। सही स्पष्टीकरण, यह तर्क स्थापना का सही कारण है। आजादी के बाद राष्ट्रीय चेतना के स्थान पर जातिगत और प्रादेशिक क्षेत्रीय चेतनाएं उभरी। इन चेतनाओं ने राजनीति में विभाजनकारी प्रवृत्तियां पैदा की, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक विकृतियां बढ़ी। उपन्यासकारों ने इन्हीं उभरती हुई जातिगत राजनीतिक, जैसे दलित विमर्श, झूठा सच में सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय संघर्षों का भी चित्रण इसके इन विडंबनाओं को उजागर करता है। स्थापना, दूसरा प्रश्न, मनुष्य का समस्त जीवन प्रतीकों से परिपूर्ण है। तर्क, मनुष्य मूलतः प्रतीकों के माध्यम से ही सोचता है। 97 प्रश्न है। याद रखिए ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको जो उत्तरों का सही स्पष्टीकरण मिल रहा है ना, वो बहुत मायने रखता है। हो सकता है ये 10 प्रश्नों में से 2 प्रश्न भी आपके आ गए। और क्या चाहिए मुझे बताइए। आपके 2 प्रश्न यानी कि आपको 4 अंक मिल रहे हैं। सोचिएगा, आप एमपीसी के लिए और सेटनेट के लिए मैं जो क्लास ले रहा हूं, आप थोड़ा सोचिएगा। मैं फीस के बारे में, आपको लगता होगा कि यार फीस ज्यादा होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिएगा, आप थोड़ा सोचिएगा कितने महीने तक तो हर दिन क्लास लिया जाएगा और सब कुछ आपको दिया जाएगा, कितने पैसे होंगे आप सोच कर मुझे कमेंट्स में बताइए। बात उसकी नहीं है, बात पैसे की नहीं है, बात ज्ञान देने की है। आप मुझे फोन करके बताइए, सर मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे कम। देखो, पैसा उतना मायने नहीं रखता है, ज्ञान मायने रखता है। जो हमने भोगा है वो आप न भोगे। हम जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से आप भी आ रहे हैं, याद रखिएगा, है ना। जो हमने उन संघर्षों को के साथ हमने बहुत संघर्ष किया है, उन संघर्षों के साथ, उन समस्याओं के साथ हमने संघर्ष किया है, वो आप संघर्ष न करें। इसलिए ज्ञान देना ही मुख्य उद्देश्य है। इसलिए संत कबीर कहते हैं, करत करत अभ्यास जड़मति सुजान हो। देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 97, इसका सही उत्तर जो है सी ऑप्शन, स्थापना और तर्क दोनों सही है। कैसे? मनुष्य का समस्त जीवन प्रतीकों से परिपूर्ण है। सही। प्रतीक केवल साहित्य का एक तक ही सीमित नहीं है। मनुष्य का सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषी जीवन प्रतीकों की व्यवस्था पर आधारित है। भाषा स्वयं ध्वनियों और लिपियों का प्रतीक है। हमारे रीति रिवाज ना, राष्ट्र ध्वज या यात संकेत, धार्मिक चिन्ह या यहाँ तक कि मुद्रा पैसे भी प्रतीक है, जो कि अमूर्त विचार, वस्तु या प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जीवन प्रतीकों से परिपूर्ण है। तर्क, मनुष्य मूलतः प्रतीकों के माध्यम से ही सोचता है। सही है, यह कथन सही है। स्थापना को प्रमाणित करता है कि दर्शकों को, जैसे अर्नस्ट कैसीरर जैसे मनुष्यों को कहा है कि मनुष्य सीधे चीजों को नहीं जानता, बल्कि भाषा, जो प्रतीकों की एक व्यवस्था है, मिथक, कला, धर्म जैसे प्रतीकात्मक माध्यमों से संसार को समझाता है और सोचता है। चिंतन की प्रक्रिया प्रतीकों, शब्द, बिंब, अमूर्त विचार पर निर्भर करते हैं। संकेतात्मक भाषा की दृष्टि से भी हम उसको समझ सकते हैं। 98, स्थापना, नाटक के संवाद मूल प्रकृति के वर्णनात्मक न होकर क्रियात्मक होते हैं। तर्क, नाटक में वर्णनात्मक संवाद लिखे नहीं जाते। ऑप्शन क्रमांक बी सही है। स्थापना सही है, तर्क गलत है। कैसे? नाटक के संवाद अपने मूलतः प्रकृति में वर्णनात्मक होकर क्रियाकल्पात्मक होते हैं। सही। नाटक का उद्देश्य मंच पर अभिनय के माध्यम से कहानी को प्रस्तुत करना है। इसलिए नाटक के संवाद केवल वर्णन देने के लिए नहीं होते, बल्कि वे पात्रों के मनोभाव, संघर्षों और कार्यों को भी आगे बढ़ाते हैं। संवादों के माध्यम से ही घटनाएं घटित होती है, द्वंद्व निर्मित होता है और कथानक विकसित होता है। अंततः संवाद की मूल प्रवृत्ति क्रियात्मक या वर्णनात्मक होती है। तर्क, नाटक में वर्णनात्मक संवाद लिखे नहीं जाते। गलत, ये गलत है।
कैसे? यह कथन अतिरंजित और असत्य है। यद्यपि पाठक के संवादों क्रियात्मकता प्रमुख होती है, फिर भी उनमें वर्णनात्मक अंश अवश्य होते हैं। उदाहरण के लिए स्थान, समय, पात्र, वेशभूषा या पिछली घटना के बारे में बताने के लिए कुछ हद तक वर्णनात्मक संवाद आवश्यक होते हैं, लेकिन इसकी इनकी मात्रा उपन्यास या कहानी की तुलना में कम होती है। यह कहना है कि लिखे यह कहना कहना है कि लिखे नहीं जाते पूर्णतः गलत होते हैं। स्थापना 99। स्थापना प्रश्न, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त व्यवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त व्यवस्था रस दशा कहलाती है। रसानुभूति के लिए हृदय या मुक्त होना आवश्यक नहीं है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन क्रमांक बी, स्थापना सही है, तर्क गलत है। कैसे? स्थापना, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त व्यवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त व्यवस्था रस दशा कहलाती है। ये सही है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधारणीकरण सिद्धांत का मूल आधार है। शुक्ल जी के अनुसार कविता या कला का उद्देश्य हृदय को लोकोत्तर भाव भूमि या पहुंचना है। जब मनुष्य का हृदय राग, द्वेष, स्वार्थ और व्यक्तिगत बंधनों से मुक्त होकर विश्वगत भावों की ओर उन्मुख होता है, तो हृदय की मुक्तता है, जिसे वह सहदशा सॉरी रस दशा कहते हैं। यह अवस्था ही सच्चे रसानुभूति है। तर्क, रसानुभूति के लिए हृदय का मुक्त होना आवश्यक नहीं है। ये गलत है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सिद्धांत के विपरीत है। शुक्ल जी के अनुसार सच्ची रसानुभूति तभी संभव है जब सहृदय या हृदय वासना, स्वार्थ, व्यक्तिगत संकीर्णताओं से मुक्त हो। यदि हृदय मुक्त नहीं होगा तो वह विश्वगत भावों से जुड़ा नहीं पाएगा, रस का सच्चा आस्वादन ही कर पाएगा। हृदय का मुक्त होना ही रसानुभूति की अनिवार्य शर्त है। 100। देश भाषा के साहित्य को उत्तराधिकारी में जिस प्रकार संस्कृत साहित्य के कुछ संचित शब्द मिले हैं, उसी प्रकार विचार और भावनाएं मिली है। विचार और भावनाओं के लिए संचित शब्दों की आवश्यकता होती है। दोनों ए और आर स्थापना और तर्क दोनों सही है। कैसे? देश भाषा के लिए साहित्य उत्तराधिकारी के संस्कृत साहित्य के कुछ संचित शब्द मिलते हैं, उसी प्रकार विचार और भावनाएं भी मिलती है। इसका अर्थ है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो तत्सम शब्द होते हैं, जो हिंदी भाषा में जैसे कि वैसे आए हैं, वैसे ही भावनाओं के साथ वैसे ही जुड़ जाते हैं। देश की भाषा का विकास संस्कृत से होते हुए भी प्राकृत और अपभ्रंश से हुआ है। यह स्पष्ट है कि हिंदी के शब्द भंडार तत्सम शब्द का बड़ा हिस्सा संस्कृत में से आया हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया। इसके साथ ही भारतीय चिंतन परंपरा और अवधारणा, नैतिक मूल्य और काव्य शास्त्रीय भावनाएं जैसे रस, अलंकार, जीवन दर्शन संस्कृत साहित्य की वेद, उपनिषद, पुराण से ही हिंदी साहित्य में को उत्तराधिकारी से मिले हैं। तर्क, विचार भावनाओं के लिए संचित शब्दों की आवश्यकता है। जरूर है, क्योंकि जो समय समय के साथ बदले हुए शब्द निर्मित है, तत्सम से तद्भव के रूप में सामने आए हैं। ऐसे संचित शब्द भाषा विज्ञान की दृष्टि से विचार भावनाएं हमेशा किसी माध्यम से की सहायता से अभिव्यक्त होती है। शब्द वही पर माध्यम है। किसी जटिल या अमूर्त विचार जैसे मोक्ष, ब्रह्म, प्रेम को व्यक्त करने के लिए हमें पहले से ही समाज के संचित स्थापित शब्दों की आवश्यकता होती है। यदि शब्द नहीं होंगे तो हम न तो सोच पाएंगे और न ही अपनी भावनाओं को संप्रेषित कर पाएंगे। ये आंसर की इसके नीचे दी है मैंने, आप कभी भी देख सकते हैं। मैं तो कहूंगा, जितनी भाषा विकसित उतना समाज विकसित। भाषा से ही आपका व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। भाषा को ठीक से समझना है तो अध्ययन की जरूरत है। अध्ययन आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, ये ध्यान में रखिएगा, सेटनेट और एमपीसी परीक्षा के लिए ही ये पाठ्यक्रम हम नहीं पढ़ रहे हैं। आप कहीं पर भी साक्षात्कार के लिए जाओगे तो भी आपको ये बहुत मायने रखेगा। किसी प्रकार का प्रश्न पूछने दीजिएगा, आप डंकी की चोट पर उस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो इस यूट्यूब चैनल को हिंदी साहित्य दीप
इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तथा आपके मन में कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करना। साथ में आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में भी मुझे बताना। कुछ सुधारने की आवश्यकता हो तो मैं भी उसे सुधार सकता हूँ। आप में से ही आ, आ, आपसे भी मैं कुछ सीख सकता हूँ। ये आशा करता हूँ। बहुत बहुत आभार।